बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा नावल पहली मोहब्बत एक धोखा की आज है 5वीं किस्त। और चलें शुरू करते हैं अपनी 5वीं किस्त को। राहदारी में माहम और माविया खड़े जाने कब से शायद इसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। शर्मिंदगी के मारे बाजले की नजरें ऊपर नहीं उठ रही थी। वो बिना कुछ बोले बाहर की तरफ निकलती चली गई। अब इसको क्या हो गया? माहम ने पीछे से बाजला को आवाज लगाई। मैं इसे देखती हूँ। मैं आपको काम की तफसील मेल कर दूंगी। आप फिक्र न करिए, अपने दोस्त का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। माहम अल्लाह हाफिज के बाजला के पीछे चल दी और माविया कमरे में दाखिल हो। क्या कहा है तूने? इसलिए माविया ने कमरे में दाखिल होते पहले सवाल यही कि कुछ भी नहीं। तू क्यों बेचैन हो रहा है जानने के लिए? तूने कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं की ना? और वो इतनी मासूम है कि मेरी उल्टी सीधी हरकत बर्दाश्त करके खामोशी से यहाँ से चली जाएगी? अबे वो शेरनी है, चीर पाड़ के रख देती मुझे। हाथ पकड़ने पर तो मुझे काट डालती। इस कदम से ही चढ़ रहा था। कोई किसी को हरकत की उम्मीद रखता था कि वो बर्दाश्त करेगी? मेरी बहुत मुश्किल से कायल की है, वरना तो किसी बात पर इत्तेफाक करने के लिए भी तैयार नहीं थी। आदर्श, तू क्यों इस बेचारी के पीछे पड़ा है? छोड़ क्यों नहीं देता इसके पीछा जब वो नहीं मार रही? आदर्श, क्या एक बार फिर किसी पर दिल आ जाए तो वो हर कीमत पर इसे हासिल कर ही रहते हैं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। मैं अब पीछे नहीं पड़ूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला। अब मुझे दोबारा ये बात नहीं बोलेगा। जैसे चल, जैसे तेरी मर्जी। तूने कौन सा मेरे कहने पर रुक जाना है? करना तो वही है ना जो जान ठान ली है। शाबाश मेरे यार, आदर्श ने खुश होकर कहा। लेकिन तू भी मुझसे अब किसी मदद की उम्मीद मत रखना, समझा तू? ओके बॉस। आदर्श ने तार निकाले। इधर बाजला माहम बस स्टॉप पर खड़े गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। क्या सोच रही है? जब से मैं इससे मिल के आई है बड़ी खामोश है। क्या कह दिया इसने? माहम ने बादल का जायजा लेते हुए पूछा। यार, मैं सोच रही हूँ मैंने यहाँ आकर गलती कर दी है। मुझे यहाँ इसे देखने नहीं आना चाहिए था। ये बात मैंने पहले तुझे भी समझा दी थी कि जाने से पहले अच्छे से सोच ले, कहीं ऐसा ना हो बाद में पछताए। यहाँ यार, पता नहीं मुझे क्यों हमदर्दी का बुखार हुआ था। हालांकि इसके पागलपन से अच्छे से वाकिफ थी मैं। मुझे एहतियात करनी चाहिए थी, पर गलती होगी मुझसे। क्या कह रहा था यार वो ना मेरे इश्क में पूरी तरह से पागल हो गया है। यार मैं ना बता रहा, यार समझ नहीं आ रहा। हाथ जान देने की बात कर रहा था और मेरी तो हवाएं उड़ गई थी इसकी बात सुनकर। पहले ही इसकी एक्सीडेंट से इतनी खौफजदा हूँ और अब दोबारा मैं कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर क्या? बोला बोला खुद को बदलो, फिर मैं सोचूंगी। जान छुड़वाने के लिए ही बोल कर आई हूँ। हो सकता है बाद में सुधर गया तो। लगता तो मुझे कुछ ऐसा ही है, पर यकीन करना मुश्किल है। तू परेशान ना हो, जो होगा देखा जाएगा एक हफ्ते बाद। मे कम ऑन सर? यस। सबकी नजरें इस पर ही रुकी। क्या लग रहा है? लड़कियां आहिस्ता से सरगोशी कर रही थी। लड़कों से भी सराय बगैर नहीं रह गया। नीली जीन्स पर सफेद शर्ट पहने, आस्तीनों कोनियों तक मोड़े, बालों को छोटा करवा कर जेल लगाकर न्यू हेयर स्टाइल में अच्छे से जमाकर बनाई हुई दाढ़ी बड़ी हुई स्टाइल से सेट की हुई थी। शहद रंग की आंखों में बुलाके जमात था, चेहरे पर सुबह की ताज़ो ताजगी। और आज हर लड़की के दिल की धड़कन बनने के लिए तैयार था। माँ ने बादलों को खूनी मारे तो बादल ने नजर उठाकर देखा तो पलक चमकाना ही भूल गई। ऐसा लग रहा था शायद वो आज इसे पहली बार देख रही है। आदर्श ने भी इसी वक्त बादलों को देखा। दोनों की नजरें मिली। बादल ने एकदम से गड़बड़ा गई, उन नजरों को जावर दूसरी तरफ मोड़ दिया। आदर्श हल्का से मुस्कुराया, अपनी सीट पर बैठ गया। कैसी रही हुई थे अब आपकी मिस्र आदर्श? अल्लाह ताला का शुक्र है सर, बहुत बेहतर हैं आप। गुड बॉय। अब अपने तालिबे पर मुकम्मल तवज्जो देना ताकि जो भी हर्ज हो गया है वो पूरा हो जाए। जी बेहतर सर। क्लास शुरू होगी। सब लोग गौर से लेक्चर सुनने लगे। क्लास खत्म होने के बाद सर चले गए और आदर्श को चारों तरफ से इसके दोस्तों ने घेर लिया। बाजरा मौके से फायदा उठाकर माहम के साथ क्लास से बाहर आ गई। कैंटीन में एक तरफ बैठते हुए माहम ने बाजरा से कहा, वो तेरे लिए खुद को बदल कर आए हैं, तू इसको नजरअंदाज कर रही है। हाँ तो क्या करूँ? फूलों का हार लेकर इसी गले में डाल लूँ क्या? कम अज कम मुस्कुरा ही देती इसे देखकर। जितना इससे दूर हूँ इतनी ही मेरे लिए अच्छा है। कल कलाम का कोई ऊँई नीचे होगी ना तो इसे कोई नहीं पूछेगा, सब मुझे ही कसूरवार कहेंगे। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि आदर्श वहाँ पे आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माहम बाजरा ने एक साथ जवाब दी। कैसी है अब आपकी तबीयत? माहम ने बादलों को खामोश देखा पाया तो खुद ही सवाल किया। अल्लाह ताला का शुक्र है बेहतर है। अच्छी बात है, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपसे अकेले में थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? या अल्लाह, ये तो हाथ धोकर ही मेरे पीछे पड़ गया। पता अब क्या चाहता है? माता दिल ही में सोच कर रही। बादलों को ख्यालों में गुम देखकर माहम ने बादलों को हिलाया। बादल आदर्श से तो मुझसे कुछ पूछ रहा है। जी जी, क्या पूछ रहे हैं? क्या आप मुझे अपनी कीमती वक्त में से 5 मिनट दे सकती हैं? जी जरूर। बादल उठकर आदर्श के पीछे चल दी। लोगों की भीड़ से अलग होकर आदर्श और बादला एक बेंच पर बैठ गए। मौसम बहुत खुशगवार था। बादल छाए हुए थे। बादला खामोशी से बैठी रही
वो कुछ न बोली। दोनों के बीच छाई खामोशी को बिलाकर अदृश्य ने ही तोड़ा। आपने कहा कि मेरी बात के बारे में सोचेंगी, फिर क्या सोचा? सिर्फ ज़ाहिरी हुलिया बदले लेने से तो इंसान नहीं बदल जाता, इसके बातिन भी बदलना ज़रूरी होता है, तब ही हम आपको बदल सकते हैं। मैं चाहती हूँ अगर आप वाक़ई अपने आप को बदलना चाहते हैं तो प्लीज़ अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए अपने आप को बदलें, क्योंकि एक वही ज़ात है जो आपको कभी मायूस नहीं लौटने आएगी। बाकी इंसान की क्या है, वो तो किसी हाल में भी खुश नहीं होता। अगर आप खुद बदल लें तब भी मुझे आपसे मोहब्बत ना हुई तो आप बहुत मायूस होंगे। मैं अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए ही खुद को बदलना चाहिए। लेकिन अगर तुम मुझे बदलने का वसीला बन जाओ तो इसमें क्या बुराई है? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी मदद से एक अच्छा इंसान बन जाऊं? दीन के मामले में मेरी रहनुमाई करने से तुम्हें भी सवाब मिलेगा, लेकिन आप किसी दीनी मदरसे से भी तो दीनी तालीम हासिल कर सकते हैं। वहाँ मैं दिल नहीं से नहीं सीखूंगा, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं वादा करता हूँ दिल लगाकर बहुत जल्द सब सीख जाऊंगा। अगर वाकई अजरश ने बादलों को लाजवाब कर दिया। वो गहरी सोच में थी। लेकिन कुछ नहीं, मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा ना कि आप मुझसे मोहब्बत करें, बस मैं ये तो ये चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें। आगे जो हमारे नसीब में लिखा हो। अच्छा ठीक है, अब मुझे इजाज़त दें, बादल कहती है वो चली गई। इसका समझ नहीं आ रहा कि इस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। आज छुट्टी का दिन था, सब लोग घर पे मौजूद थे। सुबह से बिस्मिल और खनान मन्नान ने घर सर पे उठा रखा था। बादला दादू के पास गट्टी सर में तेल लगवा रही थी। बादलों को ख्यालों में गुम देखकर दादी ने सिर हिला गया। क्या सोच रही है बेटा? कुछ नहीं दादी जान, बस ऐसे कैसे नहीं बेटा, ऐसे को तो कुछ तो सोच रही होगी। दादी जान ने एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। क्या? तो मुझसे पूछ लो बेटा। दादी जान, अगर कोई हमें बोले कि हमें दीनी मालूमात में रहनुमाई चाहिए तो क्या हमें इसकी मदद करनी चाहिए? बिल्कुल बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। ज़रूर इसकी मदद करो, इससे तुम्हें भी सवाब मिलेगा। लेकिन अगर हमें वो शख्स पसंद ना हो तो? क्योंकि इसके पहले आदत अच्छी नहीं थी, लेकिन वह बदलना चाहता है। लेकिन बेटा, हर इंसान की अच्छाई और बुराई के नतीजा इस इंसान ने खुद ब खुद ना है। हमें सिर्फ अपना काम करना चाहिए। कोई आपसे रहनुमाई चाहता है, आप ज़रूर इसके काम आओ, क्योंकि ये आपका अच्छा अमल है, लेकिन इसकी शर्त से खुद को ज़रूर महफूज रखो। बाकी तुम खुद समझदार हो बेटा। दादी ने बात खत्म करने के साथ बादले के सर पर प्यार किया। इतने में घर की घंटी बजी। हनान शोर मचाता हुआ आया। फूफो आई हैं। क्या बात है जना? फूफो के आने की क्या ज्यादा ही खुशी नहीं हो रही? बिस्मा ने तजस्सुस से कहा। बिस्मा आपी, फूफो खाली हाथ नहीं आई हैं, बल्कि बहुत सारा सामान लेकर आई हैं। तभी तो हनान की खुशी की कोई इंतहा नहीं। क्या फूफो सामान लेकर आई हैं? जरूर जावी ने भेजा होगा, मैंने इनको बोला था। वो तुम लोग कान खोल कर सुन लो, ज्यादा न दीदे बन मत दिखाना इनके सामने। बिस्मा जब बड़ी फुर्सत और नफासत से नील पॉलिश लगाने में मसरूफ थी, हनान की बात सुनकर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। अरे कम वक्त हो, इसे घर में तो आने दो, बाहरी डाकुओं की तरह लूट न लेना। दादी ने बगैर बोले न रहा गया। दादी जान दे दादी जाने देना, बच्चे हैं। 18-19 साल के हो रहे हैं। अब का है कि बच्चे हैं, नहीं पता इनका बचना कब खत्म होगा। बचना ही खत्म हो जाएगा दादी जान, यही दिन एंजॉय करने के हैं। और तू इनकी माँ न बना कर, तेरी ही वजह से सर चढ़ पर चढ़े हैं तीनों। जरा जो कभी डांट लो तो इन्हें छोड़कर तुझे मारूंगी। दादी जान ने जाने दिया था। देखे फूफो आ गई। अस्सलाम वालेकुम फूफो जान। बादल गए तो फूफो के गले लगी। जीती रहो, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो। अल्लाह ताला तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। फूफो को कहते ही बादल का माथा चूमा। जज़ाकल्लाह फूफो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। फूफो ने सलाम करते हुए दादी के सामने सर झुकाया। जीती रहो बेटा। कैसा हुआ हो ज़वार? कैसा है? कोई खैर खबर आई है? अम्मी माशाल्लाह ज़वार बहुत अच्छा है। इसकी वहाँ पर पानी बहुत रास आ गया है। माशाल्लाह सेहत भी अच्छी हो रही है। मैंने ऐसे ही वैसे से पाल लिए हुए थे। ये सामान है, ज़वार ने अपने दोस्त के हाथ भेजा है आप सब के लिए। से वहाँ पर टाइम जॉब में भी मिल गई है। आपकी दुआ से अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, अपनी माँ की आंखों की ठंडक बने। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन। लो जी, यहाँ तो सारी दुआएं दे डाली और हमारा तो किसी को ख्याल ही नहीं आया। बस मैं शिकायत करने लगी। आप ही आपको सामान मिल गया तो अब दुआओं की क्या ज़रूरत है? हनान ने पीछे से लपका दिया तो सब खिलखिलाकर हंस पड़े। बिस्मा ने हनान का कान पकड़कर मरोड़ दिया। तुम्हें तो अपनी जुबान बंद ही रखा करो। कान मरोड़ने की वजह से हनान तन्नाक उठा। अल्लाह कितनी जालिम हो तुम आपी। इसका हिसाब देना होगा तुम्हें। देख लेना बाज़ल आपी। बिस्मा क्या हो रहा है? चलो आओ मेरे साथ किचन में, मेरी मदद करवाओ। बेअज़्ज़ा ने बिस्मा को डांटा। ओहो ओ हेलो, मैं कोई नहीं तुम्हारे साथ किचन में तुम खुद जो काम करो। पापा के पास बैठी हूँ। अच्छा तो खामोशी से बैठना, कोई हंगामा खड़ा न करना। ऐसा करो, अपने चमचे को साथ ले जाओ ताकि ये तुम्हारी मदद करे, यहाँ सुकून भी रहे।
मैं क्यों जाऊँ, तुम जाओ चुड़ैल कहीं की, देख लो ना कौन बदतमीजी कर रहा है। फिर मुझे मत कहना कि अगर मेरे हाथ उठ गया तो। हनान क्या हो रही है, सॉरी आप बाजला भी। कोई कहीं में बाजला बेटा आप भी यहीं बैठो, पहले सामान ले लो फिर गिर जाना किचन में। फूफो मैं बाद में देख लूंगी, कोई बात नहीं। ऐसी कैसी कोई बात नहीं, जो बोल रही हूँ वो सुनो और आओ चलो शाबाश। माता फूफो के पास मुझ से पेट की परफ्यूम, चॉकलेट्स, मेकअप किट्स, किताबें, जवान ने काफी सारा सामान बेचा था। फूफो आपके लिए क्या बेचा है? बिस्मा ने पूछे बगैर ना रह गया बिस्मा। बाजा ने आंखें दिखाई। बेटा मेरे लिए भी बहुत कुछ बेचे है मेरे बच्चे ने, तुम घर पे आओगी तो सब दिखा सामान देख लेना। अभी मैं इतना सामान एक साथ कैसे उठा कर लाती? कोई बात नहीं पप्पू, कोई सामान देखना जरूरी तो नहीं है ना। बाजरा ने बात संभाली। अरे नहीं नहीं बेटा, सब मेरा कुछ तो तुम दोनों का ही है। जब मर्जी आ जाना देख लेना, कोई पाबंदी थोड़ी है तुम पर। नहीं ना पप्पू, इसकी कोई जरूरत नहीं। कैसे नहीं है पप्पू, मैं जरूर आऊंगी सब देखने। वैसे भी काफी दिन हो गए हैं आपके घर को चक्कर नहीं लगाया। हाँ हाँ बेटा जरूर आओ, तुम्हारा ही घर है। इनकी बातों में ध्यान ना दे पप्पू। आप खाने में आज क्या खाना का पसंद करेंगी वो बताएं, मैं ताकि जाके वही बनाऊं। कुछ भी बना लो बेटा, तुम तो सब ही अच्छा बनाती हो मेरी प्यारी बेटी। पप्पू मैं प्यारी नहीं हूँ, हो बेटा तुम भी बहुत प्यारी हो। दूसरे दिन क्लास खत्म होने के बाद माहूम और बादला क्लास से बाहर आकर कंटीन की तरफ जाने लगी तो आदर्श ने बादला को आवाज दी। क्या आप मुझे ये समझा देंगी? आदर्श ने किताब बादला की तरफ बढ़ाते हुए बोला। वो क्या है ना कि जब ये लेक्चर सर दिया तो मैं अस्पताल में दाखिल था। हाँ हाँ मैं समझा देती हूँ आपको, हम मैं इन्हें ये समझा दूँ फिर साथ चलते हैं कैंटीन। नहीं यार मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं जा रही हूँ, तुम आ जाना बाद में। माहूम कहकर फौरन चली गई। बादला माहूम को घूरती रहेगी मगर मजाल है जो माहूम ने समझने की कोशिश भी की हो। अदृश ने बादले की शक्ल देखकर कहा, अगर आप मेरे साथ अच्छे महसूस नहीं कर रही तो आप चली जाओ, मैं किसी और से पूछ लूंगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं समझा देती हूँ आपको। लगता है आप पुरानी बातों के लिए आपने दिल से मुझे माफ नहीं किया, आप गलत सोच रहे हैं, मैंने आपको माफ कर दिया है। तभी तो आपके साथ यहाँ मौजूद हूँ। बाजा कहकर किताब से पढ़ पढ़कर नकाश समझाने लगी, जिसे आदर्श बड़े गौर से सुनने लगा। वक्तन फक्तन नजर उठाकर बादल के चेहरे को भी देख रहा था। मुश्किल सभी 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि पीछे से इन्हीं के क्लास के 2 लड़कियां खड़े हुए और कमर पार्स करने लगे। यार ये लेक्चर तो हम सभी में मिस हो गया था, क्या आप हमें भी समझा देंगी? मासूम शक्ल बनाकर पूछने लगे। जब इन मकसद सिर्फ और सिर्फ इन्हें तंग करना था, आदर्श ने नजर उठाकर दोनों को देखा। आदर्श का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। इससे पहले कि बादला कोई जवाब देती, आदर्श ने गुस्से को जब्त करते हुए कहा, नहीं ये तुम्हें नहीं समझाएंगी, अब यहाँ से चले जाओ। देखिए तुम्हें भी तो समझा रही हैं तो हम भी समझ लेंगे साथ, हम कौन सा कह रहे हैं कि हमें अलग अलग से समझाए। हम इनसे पूछा है आप क्यों बुरा मान रहे हो? दोनों ठट्ठा मार कर हंसने लगे। बादल तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ और इनको तुम्हें अच्छी तरह समझाता है। ऐसा समझूंगा कि फिर कभी कुछ समझने काबिल नहीं रहेंगे। आदर्श करते ही हम ज्यादा चलते हैं। हाँ हाँ इनके मुंह लगने की जरूरत नहीं, बिला वजह यूनिवर्सिटी में तमाशा लगेगा। मैंने आपको बोल दिया, आप यहाँ से जाओ, बस जाओ, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। आदर्श की तरफ बढ़ता देख तो बाजा खामोशी उठकर चल दी। हाँ तो आप लोगों ने समझना है तो आए मैं आपको समझाता हूँ। आदर्श ने आओ देखा न था, दोनों लड़कों पर दावा बोल दिया। लड़के शायद इस हमले के लिए तैयार न थे तो स्पॉट के धर्म से दूर जा गिरे। बाधा चंद कदम ही चली थी, इसे गिरने की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो आदर्श बुरी तरह दोनों को पीट रहा था। बाधा दौड़ती हुई कैंटीन की तरफ गई। कैंटीन में दाखिल होती इसने माविया को ढूंढना शुरू किया। बादला को देखे माहम जोर जोर से हाथ हिलाने लगा कि अपनी जगह का बता दे कि वो कहाँ बैठी है। इसलिए कि शायद वो इसे ही ढूंढे है, लेकिन वो क्या? वो तो मावी की तरफ बढ़ गई। भाई एक मसला हो गया है। क्या हुआ? आदर्श ने कुछ कहा है तुमसे? बादला को परेशान देखकर मावी को यही समझ आया, नहीं नहीं इसने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन वहाँ 2 लड़कों को बुरी तरह पीट रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो हमें तंग कर रहे थे। ओह शिट, इसको क्या हो जाता है? अभी आप जल्दी जाए ना, ऐसा ना हो मसला हो जाए। तफसीली आप बाद में पूछ लेना। अच्छा ठीक है। माविया दौड़ते हुए आदर्श की तरफ भागा। और शिट अब क्या हो जाता है? अभी आप जल्दी जाएं, ऐसा ना हो। वहाँ चल, कहाँ चलो? हम अभी घर जा रहे हैं। लेकिन क्यों? अभी तो 2 लेक्चर रहते हैं ना। छोड़ यार लेक्चर को, मैं इस पागल की वजह से यूनिवर्सिटी में तमाशा नहीं बनना चाहती। तू चल रही या मैं जाऊँ? चल रही हूँ यार, सब्र तो रख, बिल तो पे कर दूँ। माँ बिल पे करके बादल के साथ चलने लगी। दोनों बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतजार करने लगी। क्या सोच रही है तू? माँ ने बादल से पूछा। यार मुझे ना इसकी दीवानगी से वहशत होती है। तूने देखा नहीं वो किस तरह इन दोनों को मार रहा था? कोई से एक नजर भी नहीं देखे किया, लेकिन वो हुआ क्या है? यार तुझे तो पता है लड़कों की आदत है हर एक को छेड़छाड़ करने की होती है। और उन दोनों की शामत आई जो वहां आए और अपनी जुबान खोली और दस जैसे बंदे के सामने। अब नानी याद आ गई होगी। तो यार इसने तेरी वजह से इनकी मरम्मत की और तू इसे छोड़कर घर जा रही है? ओ हेलो, मैंने इसे ये सब करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि मैं इसे रोका कि रहने दो। बोल
बाल कर चले जाएंगे। आज मोहब्बत होगी तो गैरत जागी जनाब को। कल तक जो बीच सड़क पर रोकते थे, क्लास में फूल पेश किए जाते थे, अपना वक्त भूल गया है। हीरो बनने का इतना ही शौक चढ़े तो भुगते भी खुद ही। मुझे क्यों घसीट रहा है इस सब में? मारना पीटना तो इसका पुराना मशगला है बहन। मैंने फैसला करी, क्या फायदा तूने मार बादला, यही कि इससे दूर रहूंगी और इसमें ही मेरी भलाई है। लेकिन अगर वो तेरी वजह से सुधर रहा है तो तेरे क्या जाता है? माँ हम जानिए वो सुधरने वाले में से नहीं है। तौबा है मेरी जो अब इसकी कोई बातों में आ जाऊं। माँ भी कि वहाँ पहुंचते काफी रश लग गया था। आदर्श ने दोनों लड़कों को पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया था। एक की नाक से खून बह रहा था, दूसरे के सर से खून बह रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि बीच में आकर इन लड़कों को बचाए। मावी ने बीच में कूद कर आदर्श को गले से लगा लिया। यार छोड़ यार, क्या कर रहा है? मर जाएंगे बेचारे। अच्छा है अगर मर जाएं तो इनकी हिम्मत कैसी है मेरे सामने आने की। बस ना यार, इतनी सजा काफी है। ऑफिस तक बात पहुंच गई तो बात तेरे घर तक जाएगी, इसलिए समझा रहा हूँ बस कर ले। माविया की बातों ने आदर्श को हौसला आया तो उसका गुस्सा ठंडा हुआ और वो दोनों वहां से खिसक लिए। कैंटीन में जाकर देखा तो वो दोनों वहां पर मौजूद नहीं थी। फिर क्लास में देखा, वहां भी नहीं थी। माविया ये कहने लगा, मुझे लगता है वो लोग घर चली गई हैं। ऐसे कैसे चलेगी? घर बताकर तो जाना चाहिए था। आदर्श कहने लगा, हाँ तुझे झगड़े के बीच आकर बताती ना कि मैं जा रही हूँ। माविया ने लड़की की आवाज निकालते हुए बोला। दोनों पूरी यूनिवर्सिटी में देखते हुए पार्किंग एरिया में आ गए थे, गाड़ी में बैठ गए। यूनिवर्सिटी से कोई दूर गाड़ी निकली तो माविया ने कहना शुरू किया, तुझे क्या जरूरत थी इतना बड़ा ड्रामा करने की? तेरा तो दिमाग ठीक है माविया, मैंने कौन सा ड्रामा किया है? यही बादल के सामने हीरो बनने का, लड़कों को मारपीट करके। तो जैसे वो जानती नहीं है ना। माविया ने मुंह बनाया, तेरा दिमाग तो ठीक है, मुझे ड्रामा करने की जरूरत नहीं। मुझे गुस्सा वाकई आ गया था तो आ गया था बीच में, वरना मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ता। अदृश दाड़ा। अच्छा, क्या मुझे भी मारेगा? रात के 10 बज रहे थे। बादल नमाज से फारग होकर सोने की तैयारी कर रही थी जब इसमें लैपटॉप पर मसरूफ अमल थी। एक साइड पर सोशल मीडिया, दूसरी पेज पर फैशन डिजाइन, हैंड फूल कानों पर चढ़ाए फुल वाली में गाने सुन रही थी। रात 12 या 1 बजे तक इसका यही काम था। बाजमल्ला ने बिस्मा को हिदायत की जल्दी सोने की, वरना सुबह उठती नहीं थी। लेकिन बिस्मा तक बादल की आवाज पहुंचना नामुमकिन थी। बादल 2 मिनट इसके जवाब को मुंतजर रही, फिर लेटने लगी। तभी इसके मोबाइल बज उठा। बादल ने स्क्रीन पर नंबर चेक किया तो गैर शनासा था। बादल ने बेल बजने दी और सोच रही थी कि हर इतनी रात में इसे कौन फोन कर सकते हैं। बेल बज बज के फोन बंद हो गया। बादल ने शुक्रिया, चलो खुद ही बंद हो गया, किसी ने गलती से मिला दिया होगा। लेकिन बेल दोबारा शुरू हो गई। आखिर कौन हो सकते हैं? कोई जानने वाला भी तो हो सकते हैं। बादल ने सर को फोन रिसीव किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? मैं आदर्श बात कर रहा हूँ। बादल ने इसका नाम सुनते ही उछल पड़ी। तुम? हाँ मैं। किसने दिया नंबर? क्यों कॉल कर रहे हो? क्या बाजला पुलिस वालों की तरह तशवीश कर दी है? बंदा पूछते हैं कैसे हो, हरी से तो हो, लेकिन तुम तो तशवीश शुरू कर दी। नंबर लेना कौन सा इतना मुश्किल काम तो नहीं है। क्यों, तुम्हें क्या होना है? अच्छा भला तो छोड़ के आई हूँ दिन में लोगों को मारता पीटता। वो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, लिहाजा मुझे दोबारा फोन नहीं करना। बादल ने जवाब सुने बगैर कॉल मुंतकिदा कर दी। कॉल दोबारा नहीं लगी। क्या मसला है आदर्श? मुझे बात नहीं करनी, सुना नहीं तुमने? लेकिन मुझे बात करनी है तुमसे और तुम्हें सुननी पड़ेगी जबरदस्ती। हाँ है, बोलो जल्दी, क्या बोलने हैं तुम्हें? बिना बताए घर क्यों चलेगी? रोज तुम्हें बताकर तो घर नहीं जाती, लेकिन अब से बताकर जाओगी। लेकिन तुम्हें रोकना नहीं चाहता था वहाँ, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा था। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? तुम्हें कुछ नहीं होता, तुम ये मरने मारने में पक्के हो। ये तो तुम्हारे लिए मामूल की बात है। और हाँ, मेरे लिए क्यों लड़ रहे थे? मैं अपना जवाब खुद दे सकती थी। तुम्हें मैं होरे बनने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें रोका ही था, लेकिन तुम्हें तो खुद तमाशा लगाने का शौक था। मुझे इस तमाशे का हिस्सा बनने का कोई शौक नहीं था, इसलिए घर आ गई। और याद रखना आदर्श, अगर आइंदा तुम ऐसी वैसी कोई हरकत की ना तो याद रखना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अच्छा सॉरी ना, गुस्सा तो नहीं करो। मैं आइंदा कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्लीज आखिरी बार माफ कर दो। अच्छा माफ किया, और मुझे अब कॉल भी नहीं करना, ये बात नहीं मानूंगा। सॉरी। हाँ, अगर फोन नहीं करूंगा तो बात कैसे करूंगा तुमसे? यूनिवर्सिटी में होती है ना बात, काफी है, लेकिन मेरे लिए काफी नहीं है। तुम आज जिद कर रहे नहीं, मैं दरखास्त कर रहा हूँ। प्लीज मैडम, आप मेरी दरखास्त कबूल कर लें। मुझे अपनी खूबसूरत आवाज सुनने से महरूम न करे, वरना ये बेचारा ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। और शेट अप प्लीज आदर्श, क्या तुम हर वक्त मरने की बातें करते हो? आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज भी ना सुनूं। तुम जिंदगी भर साथ देने के लिए हाँ कर दो, मैं हमेशा जीने की बातें करूंगा। उफ अल्लाह, तुम्हें कितनी बातें बनानी आती हैं आदर्श। बातें ये बातें नहीं है, मेरे दिल के सच्चे एहसास हैं तुम्हारी बड़े, तुम इन्हें मानने के लिए तैयार नहीं हो। अच्छा ठीक है, और कुछ, बहुत कुछ जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। तुम तैयार तो हो?
مجھے فی الحال ابھی سونا ہے، مجھے صبح اٹھنا ہے نماز کے لیے، پلیز مجھے اتنی رات میں کال مت کرنا اب۔ تو کب کال کروں؟ دن میں کال کر کے لینا، لیکن دن تو تم ساتھ ہوتی ہو۔ ہاں وہی تو، پھر کیا ضرورت ہے کال کرنے کی؟ ضرورت تو ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، پلیز اب فون بند کر دو۔ ایک شرط پر فون بند کروں گا۔ کون سی شرط؟ تم مجھے بھی صبح نماز کے لیے جگاؤ گی۔ میں کیسے جگا سکتی ہوں تمہیں آدرش؟ کیسی باتیں کرتے ہو بازا؟ تم مجھے روز صبح کال کرو گی نماز کے لیے جگانا، لیکن تم الارم بھی تو سیٹ کر سکتے ہو۔ الارم سن کر میں بند کر سکتا ہوں، لیکن تمہاری آواز سن کر نہیں بند کر سکتا۔ اچھا واقعی کیا؟ بازرہ حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جی واقعی۔ تم جگاؤ نہ کہ پھر مجھے؟ ہاں کوشش کریں گے، وعدہ نہیں کرتی۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ، تم بھی۔ بازرہ بس اتنا ہی بول پائی، فون بند ہو گیا۔ لیکن بادلہ سوچوں میں گم تھی، کبھی کبھی کسی سے ایسی باتوں کی امید نہیں ہوتی جیسا سامنے والا بات کر جاتا ہے۔ آدرش کی باتوں نے اسے سوچنے میں مجبور کر دیا کہ جیسے وہ ایک آوارہ لڑکا سمجھتی تھی اس کے بارے میں اتنے گہرے احساسات رکھتا ہوگا۔ غازی ویلا صبح کے 8 بجے سب کھانے کے ٹیبل پر ناشتہ کرنے میں مصروف تھے جب ہی الماس نے بات شروع کی۔ احتشام صاحب وہ ہے میری دوست کی بیٹی جس کا رشتہ میں عدنان سے کرنا چاہتی تھی، ماشاءاللہ 2 بچوں کی ماں بن گئی ہے۔ ابھی پچھلے مہینے اس کے گھر 2 جڑواں بچوں کی برداشت ہوئی ہے۔ اچھا جی، مبارک دینا بنانا ان کو ہماری طرف سے۔ احتشام صاحب نے بات کو جلدی سے ختم کرنے کے لیے بولا، اور لگتا ہے ہماری تو قسمت میں ہی دادی بننا لکھا ہی نہیں ہے۔ عدنان کی شادی کو دیکھنے 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں، کوئی خبر ہی نہیں سنائی دی ہمیں تو۔ ملیحہ کا چلتے ہاتھ رک گئی، شرمندگی کے مارے چہرہ سرخ ہو گیا۔ عدنان بھی ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، اپنی زوجہ کے اڑتے رنگ دیکھ چکا تھا، لیکن ماں کی وجہ سے خاموشی اختیار کی تھی۔ آپ کو کس بات کی جلدی ہے الماس؟ ہمارے عدنان بھی تو پورے 5 سال بعد ہماری زندگی میں آیا تھا، اور ابھی تو بچوں کی انجوائے کرنے کے دن ہے، ساری زندگی پڑی ہے بچے پالنے کے لیے۔ احتشام صاحب نے ماحول میں موجود خنگی کم کرنے کے لیے باتوں کو رخ دوسری طرف موڑ دیا اور ٹیبل سے اٹھ گئے، لیکن الماس بیگم کب چپ رہنے والی تھی۔ ہمارے کچھ اور مسئلہ تھا، لیکن آپ کو تو ہر معاملے میں مجھے گھسیٹنے کی عادت ہے نا، کوئی بات نہیں کہہ سکتی میں، کوئی خواہش پوری نہیں ہو سکتی میری؟ شادی اپنی مرضی سے کی ہے تو کیا بیٹا ماں کی ایک خواہش بھی پوری نہیں کر سکتا؟ ہر بات اپنی ہی مرضی چلاؤ گے کیا؟ ماں ایسی نہیں ہے، ماں ایسے نہیں ہے۔ عدنان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو ماں نے انگلی کے اشارے سے چپ کروا دیا۔ میں 5 سال تک اپنی دادی بننے کا انتظار نہیں کر سکتا، مجھے جلد از جلد خوشخبری چاہیے، ورنہ تمہاری بیوی تمہاری دوسری شادی کے لیے خود تیار کر لے۔ ملیحہ کا چہرہ ایک دم سے سفید ہو گیا، کانٹوں تو خون نہیں نکلے۔ آخر اس کی محبت کی بات ہی، کتنے جتن کرتے گئے تھے اس نے شادی کے لیے، اور اب اتنی آسانی سے وہ اپنے حق سے دستبردار کیسے ہو جاتی؟ ماما آپ کو دادی بننے کی اتنی ہی شدید خواہش ہے تو اپنے بیٹے کی صلاحیتوں کو آزما کر دیکھیں۔ آپ کے پوتوں پوتیوں کی لائن نہ لگاؤں تو میرا نام بدل دینا۔ آدرش نے ماں کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ آدرش تم فی الحال اپنی پڑھائی پر توجہ دو، جب تمہارا وقت آئے گا تمہیں بھی دیکھ لیں گی کتنے پانی میں ہو، لیکن اس بار بہو میری پسند کی آئے گی۔ جی جی بالکل، آپ پریشان نہ ہو ماما۔ الماس بیگم جواب سننے کے لیے رکی نہیں بلکہ اٹھ کر چلے گی۔ ابھی آپ فکر نہ کریں، ماما کا اپنی دوست کے ساتھ ہر بات میں مقابلہ بازی چلتی ہے تو اس بات میں کیسے پیچھے رہ سکتی ہیں؟ آپ بھول رہے ہیں، 2-3 دن میں بھول جائیں گی۔ آدرش نے بھابھی کو دلاسا دیتے ہوئے چلا گیا۔ ملیحہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، اس کے زبر سے روکے ہوئے آنسو اب بہہ نکلے تھے۔ عدنان اس کے پیچھے کمرے میں ہوا تو وہ تکیے میں منہ چھپائے زور گتار رو رہی تھی۔ ملیحہ جان گی اب تم ایسا کرو گی تو پھر کیسے چلے گا یار؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم ہر دکھ سکھ میں میرے ساتھ دو گی، کبھی ہمت نہیں ہارو گی، ماما کی باتوں کو خاموشی سے برداشت کرو گی، لیکن تم نے پہلے موقع پر ہی ہمت ہار دی۔ عدنان سے ملیحہ کی یہ حالت ناقابل برداشت تھی، لیکن وہ جس کی وجہ سے ملیحہ کی یہ حالت تھی وہ اس کی ماں تھی جس کے سامنے وہ بے بس اور مجبور تھا۔ ہاں میں نے کہا تھا کہ میں ہر دکھ سکھ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی، لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں آپ کی دوسری شادی کروا کر پھر سکون کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاروں گی۔ ملیحہ ایک دفعہ تکیے سے منہ باہر نکال بولا اور پھر دوبارہ تکیے میں منہ دے کر رونے لگی۔ ارے میری جان تم دل چھوٹا کیوں کر رہی ہو؟ تمہارے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کیسے کر سکتا ہوں؟ تم نہ سوچا بھی کیسے کہ میں دوسری شادی کر لوں گا؟ چلو اٹھو، اپنا چہرہ تو دکھاؤ مجھے۔ لیکن آپ نے یہ بات ان کے سامنے کیوں نہیں بولی کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا؟ ارے رہنے دے، کیا کر رہیں گے ایک ایسی عورت کا چہرہ دیکھ کر جو آپ کو ایک اولاد نہیں دے سکتی؟ ملیحہ جانی تم جانتی ہو ماما سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر میں ان کے اس وقت جواب دیتا تو اس بات کو اپنا انا کا مسئلہ بناتی اور پھر شادی کروا کے ہی دم لیتی۔ بلائی اس میں تھی کہ ہم خاموشی سے ان کی بات سن لیں تاکہ بابا جو غصہ انہیں دلا کے کیے ہیں وہی ختم ہو جائے۔ اور تم نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ کچھ زیادہ انتظار نہیں کر سکتی، لیکن تھوڑا وقت وہ بھی انتظار کر سکتی ہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے بہت جلد ہمیں یہ خوشخبری سننے کو ملے گی۔ تم کس سے بات کی امید اور مایوسی ہو ملیحہ، جبکہ ہمارا علاج چل رہا ہے، ماشاءاللہ سے ہم دونوں صحتیاب ہیں،
हमारे डॉक्टर ने यही कहा है ना कि वो क्या कहा है कि ये अल्लाह ताला के फैसले हैं। किसी को औलाद जल्दी देना, किसी को देर से देना, किसी को बेटा देना, किसी को बेटी से नवाजना, किसी को बिना औलाद के रखना। हम इस मामले में अल्लाह ताला के मोहताज हैं। हम अल्लाह से दुआ तो कर सकते हैं, लेकिन कि अल्लाह ताला हर फैसले में कोई ना कोई तदबीर छुपी होती है। मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, लेकिन आज अम्मा की बातों ने मुझे मायूस कर दिया है। इसलिए अपनी बेबसी पर रोना आ गया। तुम इनकी ये बातें क्यों नहीं समझते कि कौन सी ऐसी औरत होगी जो औलाद की नेमत से महरूम रहना चाहेगी। मुझे इनसे ज्यादा जल्दी है माँ के रोते पर फायद होने की। इन्होंने आज 2 साल के बाद ये बात बोली है, और मुझे शादी के दूसरे महीने से इस बात की कितनी फिक्र थी। मैंने कितने जतन की, कितने डॉक्टर बदले, कितनी मिन्नतें मांगी, किस किस की दुआओं के लिए नहीं बोला। क्या तुम इस सब से अनजान हो अदनान? मरीहा ने शिकवा गना नजरों से अदनान की जानब देखा। नहीं जानी, मुझे सब मालूम है, सब गवाह हूँ मैं। अच्छा, मैं मामा की तरफ से माफी मांगता हूँ, इनकी वजह से तुम्हारा दिल दुखा। प्लीज मेरी खातिर इन्हें माफ कर दो। इनकी तरफ से कोई बात अपने दिल में नहीं रखना। मैं मौका मिलते ही इन्हें जरूर समझाऊंगा। आप प्लीज मुझे माफ कर शर्मिंदा तो ना करें। मेरे दिल में मामा के लिए कोई बुराई नहीं है, बस अभी इनकी बातों से बहुत दिल दुखा, इसलिए मैंने ये सब बोल दिया। वरना आप जानते हैं कि मैं इनकी बिल्कुल अपनी मामा की तरह दिल से इज्जत करती हूँ। और आप जाएं प्लीज, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही होगी। मलिका ने आंसू साफ कर देगा। मैं नहीं जा रहा ऑफिस। यहाँ मेरी बीवी रो रो के दरिया बहा दे और मैं ऑफिस चला जाऊँ। वो पीछे से सलाब आके तो नहीं भाई, मैं ये खतरा नहीं मोल ले सकता। अब ऐसा भी नहीं हुआ रहा। आई समझ? रोते रोते मलिका हंस पड़ी। इत्मीनान ने इसी अंदाज में कहा कि वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। अब क्या बाबा से भी डांट पड़वाने का इरादा है? वक्त पर ऑफिस नहीं गए तो वो भी शामत कर देंगे। नहीं भाई, मैं तो आज अपनी प्यारी सी बीवी को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। इस हालत में छोड़ गया तो दिल कैसे लगेगा? सारा ध्यान तो मेरा यहीं अटका रहेगा। बाबा कोई कुछ भी बोले मैं तो सुन लूंगा। अदनान प्लीज आप जाए ना, फिर मैं ठीक हूँ। अच्छा वाकई ठीक हो? सर अपना चेहरा ऊपर करके तो दिखाओ। अदनान ने हाथ से नहीं कि थोड़ी ऊपर करके दिखा। आंखें रोने के बाद शदीद सुर हो गई थी और चेहरा आंसू से धुलकर निखर गया था। अपनी शरीक हयात पर टूट कर प्यार आया, जिसके हजार किए बगैर वो रह नहीं सका। यार मलिहा जानी, रोने से तुम्हारा चेहरा पर जो ग्लो आई है ना, इतनी तो शादी वाले दिन भी नहीं थी। यार तुम बिला वजह पार्लर में इतने पैसे देती हो, कहीं पर जाने से पहले थोड़ा रो लिया करो। इतनी खूबसूरत लगोगी कि लोग तुमसे इसका राज पूछेंगे। और मेरे पैसों की बचत अलग हो गई। और अभी तुम इतनी खूबसूरत लग रही है कि मेरा वाकई ऑफिस जाने का मूड नहीं हो रहा। आप और ज़्यादा फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला जैसे आप सोच रहे हैं। मुझे जी अभी बहुत काम है और मम्मा के साथ भी जाना है। मैंने नाराजगी का कोई मौका देना नहीं चाहती, समझे आप? मलिहा कहकर हाथ छोड़कर उठ खड़ने लगी। तभी इत्मीनान ने इसका हाथ अगर जोर से पकड़ अपनी तरफ खींच लिया, उसके माथे पर बस दिया। अदनान की अचानक इस आफत में मलिहा शर्मा गई। अदनान की गले लगी। मलिहा के आंसू फिर से जारी हो गए। अदनान ने मलिहा को से लग के इसके आंसू साफ किए। यार क्या कर रही है? और सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इसलिए तुम्हें प्यार नहीं किया था तो तुम फिर से दरिया बहाना शुरू कर दो। इसलिए प्यार किया था सारा दिन तुम बस इसी लम्हे को सोचो और कोई सोच तुम्हारे जहन में ना आए, लेकिन तुमने तो सारी मेहनत ज़ाया कर दी। अगर तुम इसी तरह रहोगी तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा। तुम्हारे ये आंसू मेरी कमज़ोरी हैं, इन्हें ना बहाओ यार। जी अच्छा ठीक है, अब नहीं रोक दूंगी। वादा करो? वादा करती हैं। चलो उठो, नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करो, अपनी हाजत अल्लाह ताला के सामने पेश करो। इंशाल्लाह हमारी दुआ जल्द कबूल होगी इंशाल्लाह। आप मेरी फिक्र नहीं करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप ठीक हैं, वरना मेरी हालत खराब हो जानी थी। अल्लाह न करे आप बिना जब मुँह में आते हैं बोल देते हैं। सोच समझ कर बोला करिए, फंस जाएं। जी जैसा हुक्म मेरे सरताज। और सुनो, शाम में तैयार रहना, हम डिनर कहीं बाहर करेंगे। बहुत दिन हो गए हैं बाई नहीं गए। इस तरह आउटिंग भी हो जाएगी। और प्लीज़ ये अपना मूड ठीक कर लेना, वरना लोग समझेंगे अपनी बीवी को मार पीट कर लाया हो। हाँ जालिम शोर तो आप ही हो ना? अच्छा मैं जालिम शोर हूँ, इसका जवाब मैं फुर्सत से दूंगा। फिलहाल मुझे जल्दी है। इंतजार करूंगी आपके जवाब का। मलिहा खिलखिलाकर हंस दी और अदनान से देखकर मुस्कुराया। आदर्श क्लास में इंटर हुआ तब बादला पर एक नजर खफा सी नजर डालकर अपनी सीट पर जा बैठा। यहाँ कैसे परवाह थी? बादला और जोर की तरह अपने कामों में मशगूल थी। वो लेक्चर सुनने में इतनी मगन थी, कैसे किसी के आने जाने की बिल्कुल परवाह नहीं थी। बस वो लेक्चर का कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए इसके हाथ मुसलसल चल रहे थे। और इसके बाद तो एक के बाद एक क्लास होती चली गई, किसी को सर खुदलाने की फुर्सत नहीं मिली। लास्ट क्लास में जब सर ने असाइनमेंट देते हुए कहा कि आप लोगों ने जो ग्रुप बनाए थे इस असाइनमेंट को ग्रुप के हिसाब से जमा करवाएंगे, तो जाने से पहले प्लीज आप लोग अपने अपने ग्रुप मेंबर से इस टॉपिक पर अच्छे से डिस्कस कर लेना। तभी बादला बोलने वाली थी कि सर हमारे तो ग्रुप मेंबर ही पूरे नहीं हैं, लेकिन जाने इसकी नजर अदृश्य पर पड़ी तो इसको चुप लग गई। बादला ने माहम को खूनी मार को पूछी, ये कब तशरीफ लाया? पहले लेक्चर से ही यही मौजूद है, लेकिन हम जैसी पढ़ाकू लड़की को
किताबों से सर उठाने की फुर्सत मिले तो पता चले कौन आया है कौन गया है वगैरह वगैरह। और चुप करके तेरी भी जुबान बहुत चलने लगी है। बेटा जब तू तो तुम्हें लगेगा ना जब वो बोलेगा, क्योंकि वो 2 घंटे से मुसलसल जिस तरह वो तुम्हें घूर रहा है जरूर कोई बम फोड़ने वाला है। वो तुम्हारा इसने ना देखना इसको और तपा गया है। हाँ तो तुम बता देती ना कब आया हो क्लास में। जानी आला मैंने बहुत कोशिश की ये खबर आपको सुनाऊं, लेकिन आपका 1 मिनट ही नहीं खत्म होता। तो क्या कुछ किया है ज़ाला? यार कसम ले ले, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। युवाजन ने आदर्श की तरफ देखा जहाँ मुस्कुराहट नाम की कोई चीज़ नहीं थी सिवाय संजीदगी के। सर के जाने के बाद सब क्लास से बाहर निकलते चले गए। बाजरा माहन भी आदर्श और माविया की जानब आने लगी क्योंकि इन्होंने मिलकर असाइनमेंट बनानी थी। वो लोग एक तरफ जाकर बैठ गए। बाजरा ने बैठती ही किताबें खोली और कुछ बोलने ही वाली थी कि हाँ माहम बोल पड़ी, यार आला मुझे इस वक्त बहुत भूख लग रही है, मैं इस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूँ। पहले कुछ खा लेते हैं फिर इसको भी देख लेंगे। क्यों माविया? मुझे भी फिलहाल बहुत भूख लग रही है, चलो कैंटीन चलते हैं। नहीं कैंटीन नहीं जा रहे, ऐसा करो यहाँ ही ले आओ कुछ खाने को, खाते भी जाएंगे और असाइनमेंट भी डिस्कस करते जाएंगे। बादल ने कहा चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा ये बताओ क्या खाना पसंद करोगी? वाहन ने कहा चलो यार जो तुम खाओ मेरे लिए भी ले आना। अदरस तो चल जा रहा है ना हमारे साथ? माविया ने पूछा। नहीं या तुम लोग जाओ और मेरे लिए भी वही ले आना जो तुम अपने लिए ले आए। अदरस ने जवाब दिया, लेकिन इस दौरान इसकी मुसलसल नजर बादल पर थी। इन लोगों के जाने के 5 मिनट मुसलसल खामोशी हुई। जब बादल ने किताब से सर उठाकर ना देखा तो मजबूरन अदरश को ही बोलना पड़ा। कोई इतना ज़हीन है कि हर क्लास में टॉप करता है, लेकिन इतना भुलक्कड़ है कि रात में की बात सुबह तक भूल जाते हैं। बादल ने एकदम नजर उठाकर इसके आदर्श को देखा। बादलों को रात में की सारी बातें याद आ गई कि इसने क्या कहा था सुबह आदर्श को जगाना था। आई एम रियली सॉरी आदर्श, बादल ने शर्मिंदगी से कहा। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, असल में सुबह उठने के साथ ही में इतने काम होते हैं कि मेरे ज़हन से ही निकल गया कि तुम्हें कॉल करनी है। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। कैसी सजा? युवाजन ने परेशान होते हुए पूछा। अरे तुम घबरा क्यों रही? कोई सजा नहीं दे रहा, बस तुम्हें आज रात भी बात करनी होगी, कल सुबह भी कॉल करना होगा। अच्छा लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ना। मैंने सब सुना था, लेकिन ये तुम्हारी सजा है जो तुमने पूरी करनी है। अच्छा ठीक है, बादला मान गई थी। इतने में दोनों ही खाने पीने का सामान हाथ में उठाए वापस आ रहे थे। बादरा और आदर्श को मुस्कुराते हुए देखा तो वो दोनों हैरान रह गए। मावी वाला ये हंसते दोनों कितने अच्छे लगते हैं ना। अल्लाह ताला इन्हें हमेशा यूं ही एक साथ खुश रखे, आमीन सब आमीन। मुझे लगता नहीं कि कभी इनकी दोस्ती भी होगी, लेकिन होने को क्या नहीं हो जाता माँ, हमने बोला। फिर चारों ने मिलकर लंच किया, बातें की और असाइनमेंट का पॉइंट डिस्कस किया और फिर सब अपने अपने घर को चले। रात में आदर्श बादल से बातें करते हुए कह रहा था, मुझे तुम्हें पता है बादल कल पूरी रात मुझे इस खुशी में नींद नहीं आई कि तुम मुझे सुबह कॉल करोगी, लेकिन सुबह जब फजर की अज़ानें सुनाई दी तो तुम्हारी कॉल का शिद्दत से इंतजार करने लगा, लेकिन तुमने कॉल नहीं की। फिर मैंने उठकर नमाज ही पढ़ ली, लेकिन तुम्हारी कॉल तब भी नहीं आई तो मुझे बहुत मायूसी हुई। रात में लेट नाइट तक बादला और आदर्श की बातें खत्म हुई। सुबह बादला कॉल कर रही थी, इस समय यूं इतनी सुबह सवेरे कॉल करना मायूब लग रहा था, लेकिन आदर्श से वादा किया था जो उसे निभाना भी था। पहले ही बेल पर कॉल रिसीव कर लेगी। बादला को हैरात का झटका लगा। इस्लाम के बादल ने फौरन कहा, जब तुम खुद जाग सकते हो तो मुझे क्यों बंद कर रखा है तुमने? मुझे कितना अजीब लग रहा है ना कॉल करना। शुरू शुरू में अजीब लगेगा, फिर तुम्हें आदत हो जाएगी। तुम मुझे यकीन जानो, मैं बाकी सो रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों दिल तुम्हारी आवाज़ सुनने का तन मुंतजिर था कि नींद में मेरा सारा ध्यान तुम्हारी आने वाली कॉल की तरफ लाशौरी तौर पर मुंतजिर रहा, इसलिए मैंने फौरन कॉल उठा ली। अब बातें ही करते रहोगे या नमाज के लिए भी जाओगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर जाऊँगा। माधव आदर्श के चंद ही माह में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि आदर्श खुद को बदलने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन कभी कभी वो अपने ट्रैक से हट जाता था। लेकिन माधव की नाराजगी से बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए वो जल्द वापस ट्रैक पर आ जाता। आदर्श में होने वाली तब्दीलियों को शायद किसी ने इतना नोट किया नहीं हो, इसकी माँ ने किया और तब्दीली की वजह जानने के लिए बहुत बेचैन थी। मादा बाकायदे से आदर्श को कॉल करती, जो बातें पहले से मायूब लगती थी अब वही अच्छे लगने लगी। यूनिवर्सिटी हो, क्लास हो, इनके ग्रुप अलग ही पहचान बन गई थी। रात भर अनमास बेगम की तबीयत बोझिल सी थी, जिसकी वजह से इनकी आंख सुबह सवेरे ही खुल गई और आदर्श की कमरे के पास से गुजर रही थी कि इनकी नजर आदर्श पड़ी, जो कई कॉल पर किसी लड़की के साथ गुफ्तगू में मसरूफ था। इतनी सुबह किससे बात कर रहे हो? अनमास बेगम को बेचैनी लहा कोई। जी मैडम उठ तो गया हूँ, आप क्या दुनिया से उठ जाऊँ? हाँ हाँ नमाज ही पढ़ लूंगा, पर तुम कसम ले लो आज उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो। यार कभी तो मुझ पर भरोसा कर लिया करो, इतना बुरा भी नहीं हो जितना तुम समझती हो। नाराज तो नहीं हो ना? अच्छा ना बात तो कर लो। हेलो हेलो बादला, लेकिन दूसरी तरफ से लाइन कट गई। ये ना सुनकर और सब कुछ देखकर अल्मास बेगम का खून ही खोल गया, लेकिन इस वक्त उन्होंने कुछ कहने से मुनासिब नहीं तो नीचे किचन में चली आई।
आते के साथ हातिम की क्लास होगी। ये सब क्या चल रहा है? इस अचानक आफत के लिए बेचारा हातिम तैयार नहीं था। क्या सब बेगम साहिबा, मैं तो सुबह जल्दी आ गया था, आपको बताए हुए वक्त पर तुम्हारे बारे में कौन पूछ रहा है? मैं आदर्श के बारे में पूछ रही हूँ बेगम। बड़ी बेगम साहबा, मुझे क्या मालूम क्या हो रहे हैं? हातिम ने नजर चाहते हुए कहा, देखो लड़के, तुम सब जानते हो, अगर मैं से कुछ छुपाने की कोशिश की तो नौकरी से फारग कर दूंगी, फिर मौके मरना ही नहीं। बेगम साहिबा, मेरा क्या कसूर है जो मुझे नौकरी से फारग करेंगी? हाँ तो सब सच बताओ, जो भी जानते हो। किस बारे में? आदर्श के बारे में। ईमानदारी, कब से जल्दी उठ रहा है, क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। छोटे साहब पिछले कई महीने से जल्दी उठते हैं, नमाज भी पढ़ने लगे हैं, अच्छे हो गए हैं। चुप करो, यहाँ मैं इसकी तारीफ सुनने नहीं बैठी। और लड़की कौन है जिससे बात करते हैं? इसकी नई गर्लफ्रेंड है। नहीं जी, इनकी किसी गर्लफ्रेंड में हिम्मत कहाँ होती है कि छोटे साहब को सुबह कॉल भी कर ले। ये तो गर्लफ्रेंड से कुछ ज्यादा ही लग रही है। बकवास नहीं करो, सीधे सीधे बताओ। वैसे तो मैं जानता नहीं, लेकिन रोज सुबह कॉल करती हैं साहब को जगाने के लिए। क्यों, वो खुद नहीं जग सकता? बेगम साहब, अगर छोटे साहब जगह भी जाए तब तक नहीं उठते जब तक इनकी कॉल ना आ जाए और वो इससे बात न कर ले। रोज काफी सवेरे ही पी लेते हैं, इसलिए नाश्ते के वक्त बोलते हैं कि मैंने सुबह में कॉफी पीना छोड़ दी है, और मुझे तो सख्ती से मना किया है कि ये सब बातें किसी को नहीं बताओ, वरना मेरी टांगें तोड़ देंगे। बेचारे ने अपनी टांगों की तरफ देखते हुए कहा, और क्या जाता हो? बस बेगम साहब, इतने ही जानता हूँ। तुमने रोज सुबह इस पर नजर रखनी है, मुझे एक एक बात की रिपोर्ट देनी है। लेकिन ये बात रखना, शाम ना हो मेरे अकेले में आकर बताना सब। लेकिन अगर तुमने कोई बात छुपाई तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। जी ठीक है बेगम साहिबा। तभी मैं कहूँ, मेरे बेटा मुझसे दूर क्यों हो गया है? जब वो इससे अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा देगी तो हाँ, कैसे भी माँ का ख्याल आएगा। वो पान टचकते हुए जल्द से चलेगी। वो सुबह सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए बड़े एहतमाम से तैयार हो रहा था जब इसकी माँ कमरे में आई। क्या बात है, आज कहीं खास जगह जा रहे हो? हाँ, आपकी बहू को लेने जा रहा हूँ, आदर्श ने सोच में गुम जवाब दिया। आदर्श के ख्यालों पर आज वो इंतहा सवार थी। उसने एक पुख्ता अज़्म कर लिया था, तुम्हारे दिमाग तो ठीक है ना, क्या बोल रहे हो? माँ को देखियो, होश ठिकाने है तो जोर जोर से हंसने का मजाक कर रहा हूँ मामा। अगर इसमें जरा बराबर भी सच्चाई हो ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। आप बेफिक्र से, ऐसे कुछ नहीं होगा। वो दरअसल आज जुम्मे का दिन है तो इसके लिए खास तैयारी कर रहा हूँ। पहले तो कभी ऐसी कोई खास तैयारी नहीं होती थी। जरूरी तो नहीं मामा, जब पहले नहीं था वो अब भी नहीं होगा। बाजला कौन है ये वही है ना? कौन कौन है वो जिससे सुबह सुबह कॉल पर तुम बात कर रहे थे? मामा, दुनिया में एक नाम की हजारों लड़कियां होती हैं। वो मेरी क्लास फेलो हो, हमारे ग्रुप की हेड भी। आज असाइनमेंट जमा करवाने की आखिरी तारीख है तो बस इसके बारे में पूछने के लिए कॉल की थी। आप तो बेला वजह शक कर रही हैं। चलो यूनिवर्सिटी से आकर आपसे बात करता हूँ, अभी देर हो रही है। आदर्श ने जान छुड़ाई। क्लास हरना में होने के बाद जैसे ही वो लोग बाहर निकले, आदर्श ने बादल के पीछे से इससे भागा, लेकिन क्लास से निकलकर वो ऐसी गाड़ी को मिल ही नहीं रही थी। वो इधर उधर नजर डरा रहा था जब इसकी नजर सामने खड़ी नादश पड़ी। वो उसको पता कब से घूर रही जा रही थी और सीधे चलते हुए इसी की तरफ आई थी। आधे के साथ ही शुरू होगी, किसको ढूंढ रहे हो? हाँ, कोई बहुत खास। सुनने के साथ ही नादश के दांत खट्टे हो गए। इसने फौरन बातों को रुख बदला। क्यों इस वक्त इसका नाम सुनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। यू लुकिंग सो हैंडसम डिशिंग, थैंक यू, एंड यू लुकिंग ब्यूटीफुल रियली। हैरत से नादश की बातें खोल उठी। लेकिन तुम ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो, सिवाय शलवार कमीज में तुम बहुत सूट कर रही है। तुम्हें पता है आज क्लास लड़कियां कैसी घूम रही थी? वो तो रोज ही देखती हैं, कुछ नहीं बताओ। हाँ, लेकिन आज तो सबकी छुट्टी कर दी थी तुमने। हाँ अच्छा, क्या वाकई इतना अच्छा लग रहा हूँ मैं? हाँ जी, वाकई बहुत हैंडसम लग रहे हो, लेकिन तुम्हें तो एक के अलावा कोई दूसरी नजर ही नहीं आती। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हमारा ग्रुप इसलिए हम ज्यादातर साथ दिखाई देते हैं, लेकिन सब लोगों तो कुछ और ही कहते हैं। ये जितनी में उतनी बातें होगी, तुम इन सब पर ध्यान न दिया करो। सच्ची नादश खुश होगी। दूर से आती बादल ने नादश के साथ मुस्कुरा कर बातें करते देख लिया था। बादल साथ चलती माम से मुहातो वही माहम माविया अब भी अपने मासूम से दोस्त की सफाई में क्या शायद फरमा रहे थे। माहम ने बादल की नजरों के ताक़ब में सामने का मंजर देखा। यही कि आदर्श सुधर गया है, मैंने इसमें बहुत तब्दीली नोट की है। अब किसी से फ्लर्ट नहीं करता, बढ़ जाता है, बाद में नहीं जाता नहीं, वगैरह वगैरह। साथ चलते माविया ने जब आदर्श की हरकतें देखी तो दिल किया चलो परे पानी में डूब मरे। इसे ये उम्मीद तो थी कि वो इसकी की तारीफ का बरम ज्यादा दिन नहीं रख पाएगा, लेकिन ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि इसके बारे में चंद मिनट में उम्मीद नहीं रख पाएगा। आदर्श से नाजर का रुख सामने की तरफ था, इसलिए वो अपने पीछे से इन तीनों की आवाज से खैर बेखबर अपनी बातों में मसरूफ थे। आदर्श, आजकल नाइट क्लब पार्टीज में भी कम ही दिखाई देते हो, मिलते हैं आज रात, तुमने बड़ी फिक्र की। आदर्श जैसे ही बोल कर चुप हुआ, पीछे से बादल बोल पड़ी, रात तक क्यों इंतजार करवा रहे हो बेचारी को? अभी साथ ले जाओ। बादल की बात सुनते ही आदर्श का हैरत से मुंह खुल गया।
वहीं नाजिश ने दिल में सोचा, ऐसे भी अभी ही आना था, ये तो वो कह ही नहीं सकती, बस इतना ही कहा। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है, साथ मुस्कुराई। माविया, हम टॉपिक पर कल डिस्कस करेंगे, आज माहूम और मुझे एक जरूरी काम से जाना है और आदर्श भी मसरूफ है। चलो माँ, हमें देर हो रही है। माहूम बिना कुछ कहे बादल के साथ चल पड़ी। आदर्श को कुछ देर समझ नहीं आया क्या कहे। इसने गुस्से से माविया को घूरा। माविया ने अनजान बनते हुए पूछा, अब लो, अब मैंने क्या कर दिया? हरकत है जनाब, ये खुद की नहीं जरूरत थी, आंखें मुझे पर निकाल रहे, अब तो हो चले। आदर्श नाजिश से एक अदा से कहा, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती ना? नहीं जाना मुझे, तुम्हारे साथ बात कर ली ना तो तुम पीछे ही पड़गी। आदर्श इतनी बुलंद आवाज में कहा कि आसपास खड़े तमाम लोग इसकी तरफ देखने लगे। माहौल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन बाजार न मुड़ी। साजिश इसके बदलते रंग बिल्कुल भी नहीं समझ पाई और शर्मिंदगी से बचने के लिए पांव टचकती वहां से चली गई। आदर्श ने बादल के पास पहुंचने के लिए पीछे से तेज कदम बढ़ाते इसके सामने आ गया। क्या हुआ आदर, ऐसे कैसे तुम जा सकती हो? तुम मुझे से जरूरी बात करनी है। कब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। फिलहाल मैं तुमसे कोई भी बात करने के मूड में नहीं हूँ, मुझे जाना है। बादल ने टोकर फाजी कहा। माँ, हम क्या तुम हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो? जी हाँ, माँ ने जल्दी से कहा। माँ, हम कहीं नहीं जा रही और हम घर जा रहे हैं। बादल ने माहू को देखते हुए कहा, मेरी बात तो सुन लो यार, फिर चली जाना। जाओ माँ, हम तुम मैं देख लूंगा इसे, आदर्श ने साफ लहजे में कहा। जो भी बोले हैं जल्दी बोलो, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। तुमने जो भी अभी अभी देखा है कुछ नहीं है, बिल्कुल भी जैसा तुम सोच रही हो। मैंने कोई सफाई मांगी तुमसे? बहुत मेरे पास आई थी यार, तुम मेरा यकीन करो, तुम इससे दूर जा सकते थे। हम सिर्फ बात कर रहे थे, तो करते रहो, बात माना कौन कर रहा है। अच्छा सॉरी नहीं यार, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, मैं जानता हूँ। बस यही जरूरी बात करनी थी, अब मैं जाऊँ? बाजार में जाने के लिए मुड़ी। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज माफ कर दो, अतरीश ने घुटनों के बल बैठते हुए कहा और अपने हाथों से अपने कानों को पकड़ लिया। बादल जाने के लिए मुड़ी थी, इसकी आवाज पलटकर देखो, हैरान रहेगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्यों तमाशा बना रहे हो मेरा? बोलने के साथ साथ इसने अपनी काजल बड़ी आंखों को मजीद बड़ा करते हुए घूरा। खड़े हो जाओ आदर्श, वरना मैं वाकई तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। पहले तुम बोलो कि तुमने मुझे माफ किया। तुम खड़े हो रहे हो कि नहीं? नहीं नहीं। दूर खड़ी माहू को हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। माविया ने आंखों के इशारे से बादल ने दरख्वास्त की कि बेचारे को माफ कर दे। बादलों को सबके सामने शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन आदर्श का इस पर कोई असर नहीं था। आसपास के लोगों ने अब मुड़ मुड़ के से देखना शुरू कर दिया था। वो ढीठ बना बैठा था। माला चलते हुए आदर्श के करीब आई और हाथ में पकड़ी नोटबुक इसके सर पर दे मारी। जा, माफ किया, क्या याद करोगे? और बोलते हुए आगे निकल गया। आदर्श झटिया से खड़ा हो दौड़ते हुए इसके पीछे साथ चलने लगा। माहम और माविया जोर से हंसने लगे और दुआ दी कि अल्लाह ताला हमेशा यूं ही एक साथ खुश रखे, आमीन। दोनों इनके पीछे चलने लगे। इन लोगों से दूर किसी की खासियत बड़ी नजरों ने इनका ताकब किया। दोनों खामोशी साथ चल रहे थे, तभी बादल ने बात शुरू की। तुम ये सब कैसे कर लेते हो आदर्श? तुम्हें क्या पहले से सबकी आदत है? अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। बादल, तुम तो अभी भी मुझ पर शक कर रही हो। शक नहीं कर रही, बस पूछ रही हूँ। आदर्श आज किसी लड़की के लिए नहीं झुका। लड़कियां खुद चलकर आती हैं इसके पास, तो फिर मेरे लिए क्यों? क्योंकि तुम बहुत खास हो मेरे लिए। तुम वो पहली और आखिरी लड़की हो जिसके लिए मैंने खुद को चुकाया। डायलॉग अच्छे मारते हो वैसे। या अल्लाह, मुझे ठा क्यों नहीं देता? इस लड़की को तब यकीन आएगा। बस अब बकवास करने मत शुरू हो जाना। फादर ने खफन नजर से घूरा तो एकदम से इसके सामने आ गया। यार तुम कसम ले लो, आज तक मैंने ये सब किसी लड़की के लिए नहीं किया। जो अल्फाज तुम्हारे लिए बोले सच्चे दिल से वो अदा किए। तुम जब खफा होती है तो मेरी जान निकल जाती है। इस वक्त तुम्हें मनाने के लिए जो भी समझाते हैं कर गुजरता हूँ, बिना अंजाम की परवाह किए। आदर्श ने एक ही सांस में सारी बात कह दी। अच्छा मान लेती, तुमने जो भी किया वो बोला वो सब सच है। बस अब खुश चलो, हटाओ मेरे सामने से, मुझे जाने दो। अब बादल ने कहा, नहीं, जो जरूरी बात करनी थी वो तो रहेगी। इन सब बातों के चक्कर में अब कौन सी जरूरी बात कर रहेगी है? बस है एक जरूरी बात। इससे पहले ये बताओ कि कैसा लग रहा हूँ आज के ड्रेस में? क्यों, आज क्या ख्याल है? बाजार ने जान बनते हुए पूछा। आज मैंने सफेद शलवार कमीज पहनी है, तो तुम्हें पसंद है ना? हाँ, तो आज हमने एक जैसे रंग के कपड़े पहने हैं, तो क्या हुआ? जुम्मे के दिन ज्यादातर लोग सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं, तुमने भी पहन दिए तो क्या हो गया? लेकिन मैं तो आज इन कपड़ों में पहली बार यूनिवर्सिटी आया हूँ, तो तुम बताओ कैसे लग रहा हूँ? मैं कैसे लग रहा हूँ? सही लग रहे हो, बस सही लग रहा हूँ। आदर्श दिल की अपना सर किसी दीवार में दे मारे। इतनी मेहनत पर भी जो लड़की इतनी सी तारीफ कर दी। वादा, तुम्हें तो तारीफ ही करनी नहीं आती मेरी। तुम से ज्यादा अच्छी तारीफ तो क्या? तो आदर्श की जुबान पर सर रोकी। तुमसे अच्छी तारीफ तो नाजिश कर लेती है। ये अल्फाज बस इसके दिल में ही रह गए। इतनी मुश्किल से तो मूड ठीक किया था साहिब का, अब मजीद कोई बदमजगी नहीं होना चाहता था, इसलिए माविया का नाम सोच लिया। बोलो क्या सोच रही है? मुझे ज्यादा अच्छी तारीफ कौन करता है? माविया का और कौन? तुमसे अच्छी तारीफ तो वही कर लेता है।
हाँ बेचारा कुर्बानी के बकरा जो बना फिरता है तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा तो जाएगा कहाँ। आदर्श ने जोर से बुलंद टहक मारा। बादल ने कलाई पर बंदी घड़ी में वक्त देखा तो ज्यादा हो चुका था। इसने पीछे मुड़कर माहम को आवाज दी, माहम जल्दी करो वरना बस निकल जाएगी। लेकिन बादल मेरी जरूरी बात तो रहेगी। आदर्श ने फोन पर बता देना ऐसी जरूरी बात, देखो हम लेट हो रहे हैं, पापा घर पर ही होंगे और फिर मुझे घर पर नहीं देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। फोन पर बात करने वाली बात नहीं है। ठीक है फिर घर कर लेना, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। ठीक है। हम भी बस निकलते हैं। वो चारों एक साथ पार्किंग एरिया में पहुंचे। मावी अपनी कार की तरफ बढ़ गया। जब आदर्श ने कार का लॉक खोलते हुए कहा, बाजरा अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम दोनों को आज घर छोड़ देता हूँ। आदर्श ने ऑफर की, तुम्हें भी अगर बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ, जरूर जरूर कहो। मुझे सब चीजों का इसका इशारा डैशबोर्ड पर गिरी सिगरेट के पैकेटों को सिगार की तरफ था। सख्त एलर्जी है। जब तक ये सब इस गाड़ी में मौजूद है मैं इसमें बैठना पसंद नहीं करूंगी। बाजरा मुस्कुराते कहा। आदर्श ने सर को जाते हो कहा, तुमने बड़ी इनकी फिक्र की है ना, अभी से बाहर फेंक देता हूँ। आदर्श ने हाथ बढ़ाकर चीजों को उठाना चाहा। आदर्श, एक तो तुम्हें हर बात कितनी जल्दी होती है, बिना बात समझे तुम बस हीरो बनने की कोशिश करते हो। आदर्श वापस पलटा, क्या मतलब ये कि तुम जब तुम इन चीजों से मुस्तकिल तौर पर छुटकारा हासिल कर लो, यानी ये सब चीजों की लत खत्म हो जाए, तब तुम्हारे साथ सफर करूंगी। आई समझ? याद है तो बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है मेरे ऊपर, मैं कैसे रहूंगा इन सब के बगैर। आदर्श ने इतनी मासूमियत से कहा कि माविया का जोरदार क्या ही गूंजा और दोनों लड़कियों ने बेहद मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। आदर्श, अब ये तुम्हें खुद फैसला करना है कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, मैं या इसे सब। अल्लाह हाफिज। बाजार मुस्कुराती ही माहम का हाथ थामे आगे बढ़ गई। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बहुत दांत निकल रहे हैं ना तेरे। आदर्श ने माविया को घूरते हुए कहा। माविया, एक आप बोला तो था ना बेटा, ये इश्क नहीं आसा, आग का दरिया है, डूब के जाना है। मावी ने चलती पर तेल का काम किया। आज आप पहले पकड़ कर देखा। मावी ने गाड़ी को रेस दी और चैलेंज दिया, गेट से बाहर निकल गया। और अच्छा, जूनटी के भी पर निकल रहे हैं, देख लेते हैं बेटा कौन जीतता है। अजरस ने चैलेंज कबूल करते हुए कहा और गाड़ी मावी के पीछे दौड़ाई। हानी बेटा, अब आ जाओ यहाँ, मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं अदरश की तरफ से बहुत परेशान हूँ और ये बात मैं एहतशाम से भी नहीं बोल सकती। इदनान की वो एक भी नहीं सुनता। पता नहीं कैसी कैसी लड़कियों के चक्कर में पड़ गया है मेरा बेटा। तो बदल दिया है इसने मुझे तो देख देख कर वहशत हो रही है। जानी, आप सुन रही हो ना? हाला मामा, मैं आ जाऊंगी, डोंट रंग अबाउट इट, आई विल हैंडल इट योर ऑल प्रॉब्लम। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आप देख लूंगी। आखिर क्या चीज़ है वो जिसने रेश को बदल कर रख दिया। लेकिन हाला मामा, सेमेस्टर के बाद भी ही मुझे इजाज़त देंगे यूनि वाले, फिर ही एडमिशन मिलेगा वहाँ। तुम एडमिशन की फिक्र मत कर बेटा, तुम्हारे अंकल है ना। हाला मामा, एडमिशन की नहीं, मुझे अपनी पढ़ाई की भी तो देखनी है ना, ऐसे कैसे सेमेस्टर के बीच में छोड़ के आ जा। फिर ना यहाँ की रहूंगी ना वहाँ की, एक दो महीने की बात है, फिर आपका सब संभाल लूंगी। दैट इज इजी, जब तक आप बस इन पर दोनों पर नजर रखें। ठीक है जानी, जैसे आपकी मर्जी। एंड वेटिंग फॉर यू। ओके डन, बाय बाय। अल्लाह हाफिज जानी। अलमास बेगम इस्लामाबाद अपनी बहन की बेटी को कॉल कर रही थी ताकि इसे अपने पास मंगवा सकें। बाद रात की नमाज से फारिग होकर जनमाज में बैठी दुआएं मांग रही थी। या रब ज़ुल जलाल वल इकराम, तमाम तारीफें और बड़ाई के लिए आपके लिए ही हैं। आप 70 माह से ज्यादा प्यार करने वाले रब हमारे गुनाह को बख्शने दें, हमें सीधी राह दिखाएं, हमें राजी हो जाएं, हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश बरसा। मेरे अपना को हर मुश्किल से बचा, इन्हें बहुत खुशियां अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तभी बिस्मा ने अचानक आकर बादल की गोद में सर रख दिया। कुछ अपनी छोटी बेसी प्यारी बहन के लिए भी मांग लिया करो अल्लाह। बादल ने अपने बिस्मा के चेहरे पर फेरते हुए हाथ चेहरे पर फेरते हुए दुआ दी। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे नसीब बुलंद फरमाए, तुम्हारी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। इलाही आमीन या रब्बिल आलमीन। बस इतनी सी और नहीं मांगूंगी मेरे लिए। बिस्मिल मासूम से पूछा, पहले इस पर तो आमीन बोल दो। आमीन सुम आमीन। चलो अब और दुआ मांगो। अच्छा, मोहब्बत करने वाला मुल्ज़म हम सफ़र वगैरह वगैरह, पता नहीं तुम कैसी बड़ी बहन हो, सब कुछ तो मुझे ही बताना पड़ता है। अल्लाह ताला तुम्हें मोहब्बत करने वाला हम सफ़र अता फरमाए और जल्द जल्द तुम्हारी शादी हो जाए। अलाही आमीन या रब्बिल आलमीन। कितनी जल्दी हाला, मुझसे पहले नहीं जी, अब मुझे इतनी भी जल्दी नहीं। पहले मैं तुम्हारी शादी को खूब दिल भर के एंजॉय करना चाहती हूँ, फिर खुद शादी करूँगी। एक लौती तो बहन हो तुम मेरी और मैं तुम्हारी। हाँ, एक तो बात तो है। चलो बैठो भी, मुझे जनमास तय करके रखनी है। आला, एक बात पूछूं? बिस्वा ने बादला के गौर से सर उठाते हुए कहा। हाँ पूछो। बादल जनमास तय करते हुए बोले, सच बोलना, तुमने कभी
मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है बिस्मा? नहीं तो तुम अब क्यों ऐसा बोल रही हो? ऐसे ही बोल रही हूँ। अच्छा बताओ, क्या तुम जवार से मोहब्बत करती हो? नहीं तो इसे पसंद करती हो? बिल्कुल भी नहीं। ये तुम अच्छी तरह जानती हो, वो मेरा कजन है बस, और एक अच्छा दोस्त। और जो बाबा और फूफा चाहते हैं इससे राजी हो। पिछला सच बताऊं तो वो इनका अपना फैसला है। इन लोगों ने कभी मेरी मर्जी नहीं पूछी, लेकिन अगर पूछे तो मैं जरूर इनकार कर देती। लेकिन चूंकि इन लोगों ने इस जरूरत नहीं महसूस की तो अपने बाबा की ख्वाहिश की तकमील करी है। इस सब के पीछे नहीं हट सकती। अगर जवार ने किसी दूसरी लड़की को पसंद करके दूसरी लड़की से शादी कर ली तब क्या होगा? तब मैं शुक्र अदा करूंगी। मेरी जान तो तुम क्यों इन सब बातों की इतना सोच रही हो? जब वक्त आएगा तब की तब देखी जाएगी। आला तुम किसी से मोहब्बत करती हो? नहीं तो, लेकिन शायद इसे पसंद करने लगी हूँ। बिस्मा ने चीख कर कहा। उंगली उंगली बिस्मा की होठवा रखते हुए, पागल लड़की, शोर क्यों मचा रही हो? अच्छा बताओ ना, कौन है? अभी नहीं, जब वक्त आएगा बता दूंगी तुम्हें। आप सो जाओ। बादल बिस्तर में लेटते हुए कहा। बिस्मा ने अपना सर बिस्तर पर छोड़ बादल के इस बिस्तर में घुस की। नहीं, अभी बताओ ना, मुझे नींद नहीं आएगी। बिस्मा तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहिए, फिर तुम चमगादड़ की तरह चिपक जाती हो। हाँ तो मैं ऐसी ही हूँ, जब तुम जानती हो ना तो प्लीज जल्दी जल्दी बताओ। सब बता कुछ अपनी जान छुड़ाओ। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई? अब ज्यादा ड्रामे न करो, जल्दी बैठो, यूनी मेरे साथ हो। हाँ, बादल ने कहा मुस्कुराते हुए। अच्छा, तभी मैं सोचूं हम आप ही रात में इतनी लेट नाइट कॉल करती हैं, सुबह सवेर आप इनको कॉल करती हैं। आखिर ये माजरा क्या है? या अल्लाह, मैं इतनी बेवकूफ और मैं ये समझ रही थी कि हो सकता है मौसम भाई और महामापी का कोई मसला चल रहा है। बिस्मा ने अपना सर पीटा। या अल्लाह, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी मासूम सी सीधी सादी सी बहन इतनी गंदी मुस्लिम निकलेगी। बिस्मा, अब तुम अपनी हादसे से जीज कर रही हो। बड़ी बहन हो तुम्हारी, थोड़ी तो इज्जत कर लो। अच्छा अच्छा, सॉरी यार। हाँ तो तुम बताओ, क्या नाम है इनका? देखा कैसा है? कौन? माधुरी ने जान मत देखो, वही जैसा तुम पसंद करती हो। मैं किसी को पसंद नहीं करती। हाँ, नींद में हो ऐसी बेसी बही की बातें कर रही है। बादला ने बिस्मा को बेड से नीचे देखकर देते हुए कहा। आउच, बादला तुम्हारे तो अलग से खसाब होगा। अच्छा हाँ, मैं तो गनी मिस नहीं होना। सॉरी बोलो तो है यार। बिस्मा ने बादला की तरफ कदम बढ़ा दिए। कहा तो फौरन वापस लट जाओ अपने बिस्तर में, रात होगी है, सो जाओ। बिस्मा बड़ा सा मुंह बनाकर बिस्तर पर लेट की। कैंटीन में माहौल में बादला इम्तिहान की तैयारी के बारे में बातचीत कर रहे थे, तभी आदर्श कैंटीन में दाखिल हुआ और सीधा बादला के करीब आकर खड़ा हो गया। चलो उठो बादल, मुझे तुमसे जरूर बात करनी है। हाँ तो यही कर लो, जरूरी बात है। हमसे कौन सी कोई तुम्हारी कोई बात छुपी हुई है? यार बादल, तुम से कह रहे मैं जरूरी बात कर रही हूँ, तुम्हारे समझ में बात नहीं आ रही। बादल की लापरवाही देखते हुए कहा। आदर्श अपने लहजा काफी हद तक संजीदा करते हुए कहा। आदर्श के तेवर बांधते हुए महा ने बादला को मुखलिसी सी आंखों में मशवरा दिया। कोर्ट जाए। चलो, कहाँ चलना है? बादल ने खड़े होते हुए कहा। आदर्श तेज कदमों से चलता हुआ बाहर निकल गया। बादल, इसकी बात हमसे से सुन लेना, जज्बातीपन का मुजाहिरा नहीं करना। जो भी मसला है ठीक ठंडे दिमाग से हल करना। वह हमने बादला को समझाते हुए कहा। ठीक है यार। बादल ने जाते हुए बस इतना ही बोला था। डॉक्टर से काफी दूर आकर आदर्श ने बात शुरू की। चलो, हमें कोर्ट चलना है अभी। लेकिन क्यों? बादल ने है से पूछा। क्योंकि बादल, मैं तुमसे आज ही निकाह कर लेना चाहता हूँ। आदर्श के बादल के सर पर धमाका किया। क्या बोल रहे हो? बादल सख्ते में आ गई। तुम्हारी दिमाग तो ठीक है, क्या बोले जा रहे हो? होश में तो आदर्श। हाँ, पूरे होश हवास में हूँ। बादल, ठंडे दिमाग से मेरी बात गौर तो करो। आदर्श, इसमें गौर करने वाली कौन थी? तुम एक नामुमकिन सी बात कर रहे हो। नामुमकिन कुछ नहीं, लेकिन मैं अपने बाबा की इजाजत वगैरह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जो इनके लिए शर्मिंदगी का बायस है। मैं तुम्हें कोई गलत काम करने के लिए नहीं बोल रहा। निकाह करना चाहता हूँ, जो कि एक जायज बात है। और रही अंकल की इजाजत की, तो मैं खुद आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने। लेकिन तुम किसी बात की जलती है आदर्श। इधर इम्तिहान सर पर है, इधर तुम्हें है हरी हरी जेब सोच रही हैं। तालीम मुकम्मल करो, जॉब ढूंढो, अपने पैरों पर खड़े हो, फिर निकाह की इजाजत लेने घर आना। पादरी ने समझाते हुए कहा। साफ बात यह है कि मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता बादला। मुझे शादी अभी ही करनी है, 1 1.5 साल तक नहीं रुक सकता मैं। क्या है ये? तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। तो ठीक है, तुम भी एक बात मेरी गौर से सुन लो। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो अपने वालिदैन को रिश्ता लेने मेरे घर पे ही दो। फिर इसके बाद बाबा जो फैसला करेंगे तुम्हें वो कबूल करना होगा। अगर तुम्हारे बाबा नहीं माने, अदृष्ट ने अपना खदशा जाहिर किया, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम अगर शादी के ख्वाहिशमंद हो तो अपने वालिदैन को मेरे घर रिश्ता लेने भेज दो। तो फिर तुम ऐसी ख्वाहिशें वो लोग कभी नहीं मानेंगे, वो मामा तो कभी भी नहीं। तो फिर तुम्हें ऐसी ख्वाहिशें अपने दिल से निकाल देनी चाहिए जिसके लिए तुम्हारे वालिदैन राजी ना हो। लेकिन मैं हूं ना, काफी है। मेरे वालिदैन की क्या जरूरत है? आदर्श, शादी कोई गुड़िया गुड्डी की खेल नहीं है कि तुम्हारे दिल किया और तुमने खेल लिया। शादी न सिर्फ दो लोगों की बल्कि दो खानदानों के बीच होने वाले
خوشی کا معاہدہ ہے جسے دو خاندانوں کے افراد مل کر خوشی سے طے کرتے ہیں۔ ہماری یہاں بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی جنہیں یوں بیاہ دیا جائے جیسے تم بول رہے ہو۔ وعدہ تمہیں شادی مجھ سے کرنی ہے یا میرے خاندان سے، مطلب میری کوئی عزت نہیں ہے آدرش؟ کیوں ناپسندیدہ دلہن بن کر چلی جاؤں تمہارے گھر ساری عمر ذلت اور رسوائی سہنے کے لیے؟ میں تمہیں الگ گھر لے کے دے دوں گا۔ اگر تمہیں میرے گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہوا تو کیسے کے پیسوں سے خرید کر دو گے؟ اپنے پاپا کے پیسوں پر میرے خرچ اٹھاؤ گے؟ ہاں تو اس میں برائی کیا ہے؟ ان سب کا کچھ ہمارا ہی تو ہے۔ شرم آنے چاہیے درست میں، گھر بسانے کا اتنا ہی شوق ہے تو پہلے اپنے بل بوتے پہ کچھ کرو۔ شادی انکل کا پیچھا چھوڑ دو اب۔ وعدہ تم پلیز بہانے نہ بناؤ، تمہیں شادی کرنی ہے کہ نہیں مجھ سے؟ ہاں نہیں کرنی، ایسے طریقے سے تو بالکل بھی نہیں کرنی۔ میری شادی کے لیے ایک ہی شرط ہے، تمہارے والدین کی رضامندی، ورنہ تم یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ جسم سے دل تو نکل سکتا ہے پر تمہارا خیال نہیں نکل سکتا۔ تم مجھ سے وعدہ کرو وعدہ کہ ہم ایک ساتھ شادی کریں گے۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ ہم ایک ساتھ شادی کریں گے۔ پھر دونوں طرف ہی خاموشی چھا گئی اور دونوں اپنے اپنے گھر چل دیے۔ امتحانات کے کچھ دن بعد انہیں کلاسز کا زیادہ پڑھائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ باہر بیٹھے تھے جب بھی بادل نے نوٹ کیا کہ معاویہ کسی غیر مسلسل سوچ رہا ہے۔ بادل نے اس کی نظروں کے تعاقب میں نظریں دوڑائی تو دیکھا وہ اپنے جونیئر کلاس کی لڑکی کو دیکھ رہا ہے۔ بھائی کیا ہو رہا ہے؟ قریب لماؤں دور سے دکھائی نہیں دے رہی ہوگی یا کون کیسے معاویہ کی چولی پکڑی گی تو معاویہ سپاٹ گیا، وہ جیسے کافی دیر سے گڑ رہے ہیں۔ نہیں نہیں، کیا بولے جا رہی ہو؟ کوئی بھی تو نہیں ہے وہاں، ایسے افواہیں نہ پھیلاؤ، آدرش کو پتہ چل گیا نا تو ایسے ہی میرا جینا حرام کر دے گا۔ اچھا ایک شرط پر کسی کو نہیں بتاؤں گی، پھر آپ مجھے اس کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے۔ آدرش اور ماہو کسی بات پر بحث کرنے میں مصروف عمل تھے۔ اب بتاؤ، معاویہ نے مسکین سی شکل بناتے ہوئے کہا۔ ہاں جی بالکل، ابھی بتائیں، دیکھیں ان دونوں کو کیسے مصروف ہے۔ اس کا نام مناہل ہے، ہم سے جونیئر ہے، سامنے والے اپارٹمنٹ کی ہے، بس اچھی لگتی ہے مجھے اس لیے دیکھ لیا، بس اور کچھ نہیں جانتا۔ بادرہ نے حیرت سے پوچھا۔ واقعی میں اور کچھ نہیں جانتے، معاویہ نے معصومیت سے وہ جواب دیا۔ آدرش کے لیے تو نام سے لے کر فون نمبر اور ایڈریس تک نکلوا لیتے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں کرو گے کیوں؟ معاویہ کا چہرہ شدت سمجھ سے پیلا پڑ گیا۔ یہ سب تمہیں کس نے بتایا؟ ظاہر سی بات ہے اسی نے بتایا جس کے لیے یہ سب کام انجام دیے گئے ہیں۔ آدرش کو تو میں نہیں دیکھ لوں گا، مجھے اس سے نکاح کرنا ہے، عاشقی نہیں، اس لیے اب تک خاموش ہوں۔ کیا واقعی تم سنجیدہ ہو؟ ہاں بادل میں واقعی اس کے لیے سنجیدہ ہوں، لیکن اس کے بارے میں پلیز آدرش سے ذکر نہیں کرنا۔ واضح وہ کیوں؟ اس لیے کہ آدرش کا مذاق اڑاتا ہے کیونکہ وہ خوبصورت نہیں ہے، رنگ بھی گورا نہیں ہے۔ اگر آدرش ایسی سوچ رکھتے ہیں تو وہ بہت ہی چھوٹی سوچ ہے اس کی۔ خوبصورتی دیکھنے والی کی آنکھوں میں ہوتی ہے، اگر ہم اندر سے خوبصورت نہیں ہیں تو ہمیں دنیا کی ہر چیز بدصورت نظر آتی ہے۔ مناہل تو بہت پیاری ہے، میں ابھی جا کر اس سے بات کرتی ہوں۔ نہیں بازرہ، کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو جائے۔ کچھ نہیں ہوگا بھائی، اپنی بہن پر بھروسہ رکھیں، لیکن میں رشتہ سیدھا اس کی گھر لے کر جانا چاہتا ہوں، اس کے لیے ایڈریس تو پوچھنا ہی پڑے گا نا۔ میں ابھی آئی، بازرہ کہتے ہوئے ساتھ ہی چل پڑی۔ بازرہ روکنا بھی اب ایک ایسا مشکل تھا جیسے آدرش کو کسی کام سے منع کرنا۔ السلام علیکم، میرا نام بازلہ ہے۔ وعلیکم السلام، مجھے منال کہتے ہیں۔ بازلہ نے رسمی سلام دعا سے بات چیت کا آغاز کیا۔ اب بازلہ سوچ رہی تھی کہ بات کس طرح شروع کرے، لیکن مشکل خود منال نے دور کر دی۔ آپ بازلہ افریدی ہیں نا؟ پچھلے 2 سال سے بورڈ میں ٹاپ کر رہی ہیں۔ ہاں میں وہی ہوں، مجھے آپ سے ملنے کا اتنا شوق تھا لیکن میری ہمت نہیں گئی کبھی آپ سے بات کرنے کی۔ کیوں؟ کیا میں اتنی ڈرونی لگتی ہوں؟ بازلہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ نہیں نہیں، آپ تو بہت پیاری ہیں، میں ہمیشہ سوچ کر نہیں بات کر پاتی، پتہ نہیں آپ مجھ سے بات کرنا پسند کریں گی بھی نہیں۔ منال تم اتنی خود اتنی پیاری ہے کہ ہر کوئی تم سے بات کرنا چاہے گا۔ آپ مذاق کر رہی ہے نا؟ نہیں منال، واقعی تم بہت پیاری ہو، لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں میں کالی ہوں۔ منال لوگوں کے دل میں کال ہے، جنہیں تم کالی دکھتی ہو، تم میں کس بات کی کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے ایسے لوگوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ کیا میں آپ کو اپی بول سکتی ہوں؟ آپ کو برا تو نہیں مانیں گی؟ منال ضرور بول سکتی ہو، مجھے اچھا لگے گا، شکریہ اپی۔ دوسری طرف معاویہ کی جان سلو بھی لٹکی ہوئی تھی، معاویہ دور کھڑا انہیں نوٹ کر رہا تھا، پتہ نہیں بازلہ سے کیا باتیں کر رہی تھی۔ بازلہ مطلب کی بات اور آتی بولے۔ منال ایک بات اور بولوں، ناراض تو نہیں ہوگی؟ نہیں بالکل بھی نہیں اپی، رشتہ ہو گیا ہے تمہارا؟ نہیں ابھی تک تو نہیں ہوا، کسی کو لائک کرتی ہو؟ نہیں تو، پر آپ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیونکہ میں اپنے بھائی کے لیے تمہارا رشتہ لے کے آنا چاہتی ہوں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہو تو۔ آپ ہی کیا بول رہی ہیں؟ آپ مذاق کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ منال تمہیں لگتا ہے اتنے سنجیدہ معاملے پر میں تم سے مذاق کروں گی؟ نہیں تو، لیکن میں کیا بول سکتی ہوں، اس معاملے میں ماما اور بھائی جو کہیں گے وہی ہوگا۔ ہاں جانی، تمہیں گھر پر ہی رشتہ لے کر آؤں گی آپ، پر اس سے پہلے آپ کی مرضی جاننا چاہتی ہوں۔ میں کیا بولوں، مجھے تو کچھ نہیں سمجھ آ رہا۔ تمہیں کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں منال، بس تم لڑکا دیکھ کر اوکے کر دو، باقی میں خود تمہاری ماما سے بات کروں گی۔ تو کیا آپ کا بھائی یہاں آپ کے ساتھ ہے؟ ہاں بالکل، پیچھے پلٹ کے دیکھو۔ منال کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔
اس میں ذرا برابر بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی پیچھے دیکھنے کی۔ بادرہ نے مناہل کو سوچ میں ڈوبا دیکھا تو مسکرا دی۔ ارے پاگل لڑکی، کوئی تمہارے پیچھے بالکل پیچھے تھوڑی کھڑا ہے جو تم اتنا پریشان ہو رہی ہو، ایک بار پیچھے مڑ کر تو دیکھو۔ مناہل نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا اس کی حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا، سامنے دور معاویہ کھڑا انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ مناہل نے انجان بنتے پوچھا، آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ سامنے جو کھڑے ہیں، جو بلو شرٹ پہنے ہوئے ہیں، معاویہ کی بات کر رہی ہوں۔ وہ آپ کے بھائی ہیں؟ ہاں جی، لیکن سکے نہیں، مگر سکوں سے بڑھ کر ہیں۔ تمہیں پسند کرتے ہیں، اس لیے میں ان کا رشتہ لے کر تمہارے گھر آنا چاہتی ہوں، لیکن وہ مجھے روز لائبریری میں ملتے ہیں، انہیں مجھ سے کبھی نہیں کہا اس کی اور تمہاری بہت عزت کرتا ہے اور تم سے نکاح کر کے اپنی عزت بنانا چاہتا ہے۔ سیریسلی؟ مناہل نے حیرت سے پوچھا۔ بالکل دیر، یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ سچ ہے، تم سوچ سمجھ کر اچھے سے جواب دینا اور اپنے گھر والوں سے بھی مشورہ کر لینا، پھر مجھے فون کر کے بتا دینا۔ وہ ایسا کرو، میرا نمبر نوٹ کر لو۔ بادرہ نے مناہل کو نمبر نوٹ کرواتے ہوئے کہا، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو، تمہارے ساتھ ایسا بےہودہ مذاق کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور معاویہ؟ مناہل، تم میرا یقین کرو، معاویہ بھائی بہت قابل بھروسے انسان ہیں، تمہیں ہمیشہ خوش رکھیں گے اور تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں۔ اور یہ کام صرف ایک بہادر مرد ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ بزدل مرد صرف محبت کے دعوے کر سکتے ہیں، کبھی آپ کو اپنی عزت نہیں بنا سکتے۔ تمہیں زندگی میں ہمیشہ اپنے فیصلے پر فخر محسوس ہوگا۔ ٹھیک ہے آپ ہی، میں سوچ کر آپ کو جواب دوں گی۔ ہاں بالکل، جتنا مرضی وقت لو آہر، تمہاری پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ چلو اللہ حافظ، اپنے خیال رکھنا۔ آپ ہی، بادرہ مسکراتے واپس آ گئی۔ ماں نے بادرہ کے آتے ہی سوال پوچھے، کیا اتنی دیر کیوں لگا دی، کیا بات کر رہی تھی؟ اگر نہیں مان رہی تھی تو رہنے دیتی، صبر رکھو، سانس تو لینے دو۔ کیوں ایسا کیا ہاتھ توڑ کے آ رہی ہوں؟ اس سے بھی بڑا کام کر کے آ رہی ہوں، اپنے بھائی کے رشتے طے کر رہی۔ کیا؟ معاویہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ بادرہ، تم ادرش سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلی۔ ادرش تو بس شرمندہ ہی کرواتا ہے، لیکن تم تو بٹوانے کے پورا پکا کام کر کے آئی ہو۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو بھائی، اپنی بہن پر بھروسہ رکھے، وہ کبھی اپنے بھائی کو شرمندہ نہیں ہونے دے گی، اور اللہ تعالیٰ سے اچھی کی امید رکھنی چاہیے۔ کس بات کی امید رکھو؟ اس کے جواب کی مناہل نے سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جواب ہاں میں ہوگا، انشاءاللہ۔ اچھا جی، انشاءاللہ تو بولنے انشاءاللہ۔ معاویہ کی دل کی دھڑکنوں میں تیزی آئی، جسے دل کے اس کے جواب کا جلدی منتظر ہو۔ 5 دن بعد بادرہ کچن میں کام میں مصروف تھی، تبھی اس کی فون کی بیل بجنے لگی۔ بادرہ نے تیسری بیل پر فون ریسیو کیا، نمبر انجان تھا۔ السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟ باطن بچہ، آپ ہی، میں مناہل بات کر رہی ہوں۔ مناہل جانی، کیسی ہو؟ سب خیریت ہے؟ ٹھیک ہوں آپ ہی؟ جی آپ سب خیریت ہے، آپ بتائیں کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، بس تمہارے جواب کی شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ اور دیکھو، جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے، میں اپنے بھائی کا دل نہیں توڑ سکتی۔ آپ ہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں امی کو کس طرح بتاؤں، بس میں نے کہہ دیا ہے کہ میری ایک دوست آپ سے ملنا چاہتی ہے، باقی آپ خود بات کر لینا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، باقی میں خود سنبھال لوں گی، لیکن اپنا جواب بتاؤ کیا ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ تم دونوں کو ہمیشہ ایک ساتھ خوش رکھے، الہی آمین ثم آمین۔ اچھا یہ بتاؤ، کل یونیورسٹی آ رہے نہیں؟ آپ ہی، کچھ کام ہے؟ کل یونیورسٹی کے بعد میں اور معاویہ تمہارے گھر آئیں گے۔ ہائے آپ ہی، انہیں تو گھر نہ لائیں، پتہ تو نہیں امی کیا جواب دیں۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، بھائی کو گھر کے باہر ہی روک دوں گی۔ جی اچھا ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ دیکھیں گے ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر۔